नमस्कार एवरीवन, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार। और हम लोगों ने एक इनिशिएटिव को शुरू किया था। इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपका जो एसएससी और सीएचएसएल में जो पेपर में एसए का कंटेंट आएंगे, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा, उसको कैसे हैंडल करना है। इससे पहले हम लोगों ने 8 से 10 टॉपिक किया था और आज की कड़ी में हम 8 टॉपिक को लिया है। ठीक है, तो इस 8 टॉपिक को इस शॉर्ट टाइम में हम लोग करेंगे और करने का मेथड क्या होगा और सीक्वेंस क्या होगा, लिखने का क्रम क्या होगा, इन सारे चीज़ों को तुम लोग देखेंगे। हमने 8 टॉपिक को लिया है। इस 8 टॉपिक में 4 टॉपिक तो हमने डायरेक्टली एक डेटा बेस्ड कंटेंट ऐसे के तौर पर लिया है कि आपके पास कंटेंट होगा, आप लिखेंगे तो उस सिचुएशन को रख करके सामने लिखेंगे कि अभी शहर का क्या दिशा है या फिर क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 मैंने इसमें लिया है और 4 मैंने लिया है जिसको आप अमूर्त बोलेंगे, जो दिखेगा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आप अगर विचारों के तल में जाकर देखेंगे, भावनाओं के तल में जाकर देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये भावना के अनुसार से मुझे कैसे राइटिंग करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए मुझे। जैसे कि 20 मैंने टॉपिक लिया है, 4 टॉपिक लिया है इसमें, जिसको अमूर्त बोलेंगे आप, जो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको फीलिंग के तौर पर आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, किस प्रकार से दुनिया चलती है, कैसे समाज चलती है, उसके आधार पर आप लिख पाएंगे। ये क्या है, विश्व में जो आप बदलाव देखना चाहते हैं, स्वयं में सबसे पहले लाएं। ये पहला टॉपिक है मेरा। दूसरा है जनसंख्या नियंत्रण, ये डेटाबेस आ गया हमारा। नेक्स्ट है किसी को हराना आसान है लेकिन जीतना उतना ही मुश्किल, ये टॉपिक है। नेक्स्ट है एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो आपको लिखना है इन सभी टॉपिक पर। तो लिखेंगे कैसे, तो देखो दोस्त, हमने इससे पहले बताया था कि ऐसे लिखने का मेन तरीका होता है कि आप इसमें क्या है कि 250 वर्ड में आपको लिखने होते हैं। यूपीएससी में क्या है कि 1200 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो उसमें क्या डेटा को अधिक गहनतम रूप में रखा जाता है, उसमें ऐसे को बांधने की कला सीखी जाती है कि अभी मैंने इंट्रो लिखा है तो उसके पहले हुक डाल दूंगा ताकि दोनों को जुड़ा हो जाए। फिर जो उसके बाद के जो एरिया आएगा उसमें एक अच्छे से डेटा रख करके उसको मैं उसे पैक करना चाहूँगा ताकि ठोस हो जाए, ऐसे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, आपको 250 में लिखना है। 250 में क्या है कि 50 वर्ड में अच्छे से इंट्रो लिखना है आपको। अच्छे से इंट्रो लिखने के बाद उसका जो मेन बॉडी होगा, जिसको स्ट्रक्चर बोलेंगे आप, जिसको गर्दन से लेकर के जो कमर तक के एरिया होगा, वो बहुत ही ठोस अस्थाई होगा। जब चेहरा आपने सुंदर बनाया तो आपके बॉडी को भी सुंदर बनाना होगा, नहीं तो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो आपने 50 वर्ड में इंट्रो लिखो, उसके बाद 100 वर्ड में 150 वर्ड में आप बीच का कंटेंट लिखो, उसके बाद 50 वर्ड में आप कंक्लूजन के तौर पर सॉल्यूशन देते जाओ कि अब क्या कर रहे हो। ठीक है, इस धर्रे पर चलो। 250 वर्ड्स में शब्दों को घुमा मत, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ओनली क्रीम को रखना है। यू कीप ओनली क्रीम ऑन द एग्जामिनेशन पेपर एंड यू कैन गेट द गुड मार्क्स। तो देखो, अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। शहरीकरण और उसकी प्रभाव। अब ये टॉपिक है, इसका इंट्रो कैसे लिखोगे। शहरीकरण विश्व की बढ़ती हुई मांग है। आज विश्व जिस दौर से गुजर रहा है उसमें शहरीकरण मुख्य आधार उभर कर सामने आया है। शहरीकरण किसी भी देश के जीडीपी में उसका प्रमुख योगदान होता है। भारत जैसी इतनी विशाल आबादी वाली कंट्री में भी भारत की जीडीपी में 70% लगभग 2/3, ऐसे लिखो आप, अप्रॉक्सीमेट लिखो, 2/3 लगभग 2/3 जीडीपी शहरों से आती है। भारत की अर्थव्यवस्था और इसे चलाने में एक रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूती प्रदान करती है। कितना अच्छा लिखा आपने, ऐसे लिखा करो आपने, कहानी गढ़ने से नहीं मिलेगा। तो देखो, फिर आपने डेटा लिखो, नीचे आ जाओ, डेटा लिखो। डेटा क्या लिखो कि शहरीकरण जो है, हमने अपने अकॉर्डिंग डेटा लिखा है पॉइंट वाइज, ताकि आपको मैं बता सकूं। शहरीकरण क्या है। शहरीकरण एक बहुत ही अच्छा पुल फैक्टर की तरह काम करती है। पुश मतलब धकेलना, पुल मतलब खींचना, पुल फैक्टर की तरह काम करती है। यही सब वर्ड्स का यूज करना है आपको। पुल फैक्टर की तरह काम करती है शहरीकरण। किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन का स्तर देने में पर्याप्त भूमिका निभाता है। उसके बच्चे अच्छे उचित एजुकेशन प्राप्त करते हैं, उसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा लाभ मिलता है, वो अपने जीवन की अनेक मूलभूत संभावनाओं को ढूंढ सकता है।
भारत दुनिया के अनेक देशों में जिस प्रकार से शहरीकरण की दौर बढ़ रही है, भारत में भी लगातार बढ़ते जा रहा है। भारत में आज शहरीकरण 32% तक पहुंच चुका है और 2050 तक डेटा एक रिपोर्ट के आधार पर देखें तो 2050 तक लगभग 50% होने की संभावना है। शहरीकरण में आय की विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है, उसे कमाने के कई स्रोत उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति निर्धनता से बढ़कर एक अच्छे जीवन निर्धनता से निकलकर एक अच्छे जीवन को जी सकता है। भारत के विश्व के अनेक शहरों में विश्व के अनेक शहरों में कई अनोखे पहलुओं को शामिल होते हैं। उनमें उनकी विकास की संभावनाओं को अधिक तीव्र बना देता है। आपने लिखा, यह भी लिखा, भारत 2-4 शहर के नाम लिख दो। जैसे भारत के मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बड़े बड़े पटना, ठीक है, तमिलनाडु, ये सभी क्षेत्र जो हैं वो एक टाउन के मॉडल हब के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। और आने वाले समय में जो शहरीकरण के दौर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। बहुत हो गया यार इतना वर्ड में, ठीक है। ओनली यू कीप ओनली क्रीम। फिर नीचे आ जाओ, फिर इसका देखो प्रभाव भी लिखा है, तो क्या लिखेंगे लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष भी है। शहरीकरण के दौर में न्यूक्लियर फैमिली का जन्म हो जाता है। न्यूक्लियर बोले तो गांव से लोग उठ के चले गए, शहर में बस गए, गांव में बूढ़े माता पिता अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, वो मजबूर, ये बेचारे टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में। तो यहाँ क्या है, लोगों में मानसिक विकार की समस्याएं आने लगी है। गाँव से शहर के आने के दौरान यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक होती है अपेक्षाकृत महिलाओं का, तो वेश्यावृत्ति और गरीबी के कारण जो स्लम बस्तियाँ हैं उनका विकास हो जाता है। अपराध की संभावनाएं बढ़ जाती है। शहरों की जो रहने का उचित प्रबंधन था वो खराब हो जाता है। स्मार्ट सिटी जैसे शहर जो भारत में संकल्पना है, स्मार्ट सिटी जैसे शहर भी इनके दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। इनमें विभिन्न प्रकार के क्राइसिस जैसे वाटर, एयर, ठीक है, रहने की समस्याएं, अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म हो जाता है, ठीक है दोस्त। और जिस प्रकार से क्राउड की समस्याएं बढ़ती जा रही है शहरों में, तो आने वाले समय में इसे चिंता, अवसाद और लिविंग स्टैंडर्ड में गिरावट का संकेत देती है। लेकिन फिर नीचे लिखो, लेकिन शहर हमेशा से आर्थिक समृद्धि और मानवीय विकास के लिए उपयुक्त मूलभूत सुविधाएं प्रदान करती है और आने वाले समय में इसकी मांग लगातार बढ़ती जाएगी। इसके लिए भारत को हमेशा तत्पर, विश्व तथा भारत को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आपने एक को लिख दिया, ठीक है, कितना सुपर वे में लिखा, कहीं कुछ नहीं घुमाओ। अब मान लो आप ये खुद को समझ लेंगे मैं एसएससी बच्चा हूँ, तो मुझे ऑर्डिनरी सारे वर्ड्स में लिख दो, ऑर्डिनरी सारे पॉइंट्स में लिख दो, तो ऑर्डिनरी नंबर मिलेंगे। मान लो कि ऐसे में आपको 50 नंबर मिलना है, तो एग्जामिनर दे देगा 17-18 नंबर। लेकिन आपने बहुत डीप पॉइंट को रख दिया तो एग्जामिनर 32, 33, 34 नंबर दे देगा आपको। आपने डीप पॉइंट रखा, इससे अपने इंट्रो को बहुत तगड़े तरीके से रखा, कंटेंट को रख दिया, ठीक है ना। घुमाइए नहीं, फायदा तो ओनली फायदा, और निगेटिव दिखाना है तो 3-4 लाइन में। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। सोशल सिक्योरिटी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये इस पर आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे, फिर वही बात है, इंट्रो लिखो बढ़िया से। सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी देश में सरकार जनता की ओर से संरक्षक होता है। इंट्रो लिख रहा हूँ मैं, जनता की ओर से संरक्षक होता है। जनता अपनी तमाम आकांक्षाएं और जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार पर लगभग तौर पर निर्भर होती है। विशेषकर विकासशील और अल्प विकसित देश में वहाँ की जनता विशेष तौर पर सरकार पर निर्भर होती है, क्योंकि उनके पास जीवन यापन, आर्थिक उन्नति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को लेकर विभिन्न प्रकार की कमियां होती है। आपने इंट्रो लिख दिया दोस्त। फिर यहाँ लिखो, सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी में नीचे आ जाओ, लिखो, पॉइंट लिखना शुरू करो, पॉइंट, ठीक है। क्या लिखोगे, सरकार जनता की वोट को लेकर सरकार में शासन सत्ता में आती है, तो उसका प्रमुख कर्तव्य होता है कि वो जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ावा दे।
भारत जैसे देश में जहां लगभग 25 करोड़ से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, 38% जो बच्चे हैं वो हमारे कुपोषित हैं। डेटा को लिखो आप, लगभग 38% बच्चे हमारे कुपोषित हैं। तो इस दृष्टिकोण से सरकार की महत्व अत्यधिक बढ़ जाती है। इतनी बड़ी आबादी सरकार की ओर देखती है कि हमारा कल्याण हो। भारत की संविधान कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए डीपीएसपी का प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी का प्रावधान दिया है, ये ताकि राज्य हमारा कल्याणकारी नीतियों पर चल सके, जो आर्टिकल 36 to 31 तक डिफाइन करता है। आप ये आपने लिख दिया ताकि आप ऐसे को मौजूद बना रहे हैं, इसीलिए डेटा को लिखा जा रहा है। 31 से लेकर के 36 से लेकर 51 तक आपने रख दिया। इस प्रकार से आर्टिकल को दिया गया है। फिर आगे लिखो कि जनता जब कमज़ोर होती है, जब उनमें खाद्यान्न संकट होती है, एजुकेशन का बहुत बड़ा क्राइसिस उत्पन्न होता है, तब एकमात्र विकल्प उसके पास सरकार होती है। क्योंकि जिस प्रकार से विश्व में समाज में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक पूंजी की दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान किया जा रहा है भारत तथा विश्व के देशों में, वहाँ पर गरीब और वंचित होते जा रहे हैं। और किसी भी देश में अगर गरीब और वंचित होते जाता है तो गरीब सिर्फ ना केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है और वो उसके लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होती है। तो गरीबी को निवारण के लिए भारत जैसे देशों में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए हैं। आप कुछ कार्यक्रम को लिख दो, जैसे शिक्षा के स्तर पर 32 DTH कार्यक्रम, स्वयं सेवा, जो कार्यक्रम था, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन, बड़े भारत, जो 2000 का राइट टू एजुकेशन, इन सभी पॉइंट को आपने लिख दिया। राइट टू एजुकेशन जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत में। मिड डे मील के तहत अधिक से अधिक बच्चों को आकर्षित करने की संभावनाएं हैं। बहुत सारे स्टेट में महिलाओं को, जो बालिकाएं हैं उनको कई एक मोटी पैकेज दी जाती है, 20,000 50,000 का, ठीक है, ताकि वो उनका उत्थान हो सके। अपनी ये बात को लिखा। फिर लिखो कि इसीलिए चुनावी प्रणाली में गरीब जनता उनको चुनना चाहती है जो सरकार उनके लिए कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देने की बात की जाती है। जैसे कि दिल्ली जैसी सरकार में, वर्तमान में दिल्ली में पानी, बिजली, बसों की सेवाएं फ्री की जाती है ताकि गरीब वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक कल्याण हो सके, वो विकास की मुख्य धारा में आ सके। फिर उनकी जो आज भारत में लगभग 4 करोड़ से अधिक स्लम बस्तियां हैं, उनका उद्धार हो सके। जो गरीब हैं, जैसे कि हमारे वर्तमान सरकार में सबका साथ सबका विकास की नारा के साथ आगे बढ़ रही है। तो फिर से आगे कंक्लूड करो आप, सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। फिर आगे लिखो कि समाज से राष्ट्र बनती है और समाज में किसी भी गरीब का होना समाज की उन्नति को दिखाती है और वो अपने आप में एक आपदा है। इसीलिए गरीबी को उत्थान करने के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहती है और गरीबों का एकमात्र सहारा, सबसे बड़ा सुरक्षा सरकार होती है। इस दृष्टिकोण से सरकार को अधिक से अधिक कल्याणकारी नीतियों को बढ़ावा देनी चाहिए। ठीक है, ओके, दूसरा टॉपिक हो गया मेरे दोस्त। फिर लिखो आप, मैं टेक्निक डेवलप करवा रहा हूँ यार, ताकि आप कुछ भी कैसा भी ऐसे आए आप उसे यूं ही हैंडल कर सको। कुछ नहीं ऐसे में, बस आपकी थॉट प्रोसेसिंग क्लियर होनी चाहिए। आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, उसमें जान होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर वही खोखला है तो फिर शब्दों का जाल बुनते रहेंगे आप, लेकिन अगर वही मजबूत है तो भावनाओं का जाल बुनेंगे आप, कंटेंट का जाल बुनेंगे आप। समझ रहे हैं? तो जहाँ भावना और कंटेंट एक साथ आती है तो आप में डेप्थ बढ़ जाएगा। क्या बात है यार, डेप्थ के साथ कह दिया आपने। ठीक है, जैसे किसी ने मुझे कहा कि पेन लाओ और किसी ने कहा कि भैया मुझे ज़रूरत है, क्या आप पेन 5 मिनट के दे सकते हैं? तो उसमें क्या है, वो डेप्थ है ना उसके सेंटेंस में, उसकी भावना है, उसका शक्ल का रिप्रेजेंटेशन है। समझ रहे हैं आप? तो ये समझो आप। नेक्स्ट दोस्त, भारत में धर्मनिरपेक्षता। आप इसको कैसे हैंडल करोगे? पहले इंट्रो लिखो। भारत में धर्मनिरपेक्षता है, ना कि विश्व में। पहले ऐसे लिखो, संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया है। धर्मनिरपेक्षता की, भारत जैसे देशों में धर्मनिरपेक्षता की कड़ी है कि सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना, ना कि किसी भी धर्म के प्रति झुकाव रखना। राज्य का एकमात्र कर्तव्य होगा कि वो
सभी व्यक्तियों का कल्याण करे बिना भेदभाव से, बिना भेदभाव रखे हुए सभी व्यक्तियों का कल्याण करे। या भारत के संविधान आर्टिकल 25 टू 28 में इसका उल्लेख किया गया है। गुड, आपने लिख दिया। फिर लिखो भारत में धर्मनिरपेक्षता, फिर इसका आपने मजबूत ढांचा लिखो। आज़ादी के समय भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को कैसे एक किया जाए। एक होने के समय भारत के निर्माताओं ने भारत को एक मजबूती प्रदान की। उस मजबूती का मुख्य आधार था धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के तहत सभी धर्मों के लोगों को एक समान व्यवस्था किया गया, उसे स्वतंत्रता दी गई, मानने का, आचरण करने का, अनुभूति करने का उसे अधिकार दिया गया, ताकि वो राष्ट्र में निष्पक्ष तौर पर सभी के साथ सामंजस्य पूर्व रह सके। ठीक है, फिर लिखो दोस्त भाई। वहीं यूरोप में धर्म जो होता है बिल्कुल तटस्थ होता है और वहाँ की कई देशों का एक ही धर्म है। लेकिन भारत जैसे कंट्री में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ निष्पक्ष भाव से एकता को बनाया गया है, ताकि भारत जैसी विविधता में एकता को संजोया जा सके। यहाँ अनेक प्रकार के धर्म पंथ के लोग रहते हैं। भारत की समाज को अधिक मजबूती प्रदान किया जा सके, आने वाले भविष्य में अधिक उन्नति कर सके और भारत अन्य देशों के साथ रिश्तों को कायम कर सके। ऐसा ना हो कि यहाँ पर किसी खास वर्ग के साथ क्लैश हो और हमारे विदेश में इस वर्ग के समर्थक इसके खिलाफ उतर जाएं, ताकि इसको ध्यान में रखा गया। इतना लिखो आप, फिर आगे लिखो। इतना लिखा आपने, फिर आगे लिखो। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता किसी भी समाज को एक मजबूती प्रदान करती है। उसमें आपसी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की नीतियाँ शामिल होती है। वो सभी लोग संविधान के नियमों का पालन करते हैं और एक सुचारू राष्ट्र को बनाने में, एक मजबूत राष्ट्र को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता कहीं खराब होती है तो समाज में दंगे, सांप्रदायिकता जैसी घटनाओं का जन्म होता है और वो किसी भी राष्ट्र की अवनति का कारण बन जाता है। आज वर्तमान में नेपाल, श्रीलंका के सिंहली विवाद, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, अफ्रीका के कंट्रीज, कई एक मध्य एशिया में जो टकराव है, उनमें सांप्रदायिकता का अभाव है, सेकुलरिज्म का अभाव है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अभाव, जिसके कारण उनकी कंट्री आज भी लड़खड़ाती हुई नजर आती है। भारत जैसे इतनी विशाल आबादी वाले देशों में मात्र 70 साल में भारत अपने अर्श से फर्श तक की ऊंचाई को तय किया है। इसमें प्रमुख योगदान सेकुलरिज्म का है। सेकुलरिज्म न केवल भाईचारा बल्कि एक राष्ट्र को जीवंत और मजबूती देने का मुख्य आधार है। यहाँ सभी के बीच आपसी विश्वास और भाईचारा के पुल को मजबूती प्रदान किया गया है। दैट्स ऑल। ठीक है, आपने शब्दों के जाल नहीं बल्कि भावनाओं के जाल के साथ खेला। ठीक है, आपने वही बात लिखा जो कि एक होना चाहिए। गुड। आपने इंट्रो कैसे शुरू किया देख लो आप, कंक्लूजन देख लो आप, बॉडी का मेन पार्ट देख लो। अब डेटा फुटा क्या पुट करोगे इसमें? आप डेटा तो पुट कर नहीं सकते, करोगे तो थोड़ा बहुत या फिर जो भी बहुत साइंटिफिक होगा। नेक्स्ट आ जाओ दोस्त, नेक्स्ट आ जाओ। प्रौद्योगिकी का निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव प्रभाव देख लो। क्या करो दोस्त? टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव और निगेटिव दृष्टिकोण देख लो, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। देखो, टेक्नोलॉजी बारे में पहले लिखो। टेक्नोलॉजी आज तकनीक आज की मानव समाज की सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। 21वीं सदी में विश्व आधुनिकता के चरम दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर मानव को अधिक तीव्र करने के लिए अनेक प्रकार के मशीनों का जन्म हो रहा है। विश्व में आज कंप्यूटर, AI, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, सेटेलाइट इत्यादि कई नवीन मशीनों का आगाज हो चुका है, जो मानव की क्षमता को और अधिक तीव्र करके उसे आसानी प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, आपने इंट्रो लिख दिया, सारे बात को लिखा इंट्रो में, मात्र 50-60 वर्ड में, एकदम ओनली गुड थिंग्स यू कीप इट। फिर लिखो, इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाना है। लिखो, नीचे आ जाओ, पॉजिटिव दृष्टिकोण दिखाओ।
21वीं सदी में विश्व आज आसमान तक पहुंच चुका है। चीन जैसे देश सूरज और चांद को भी बना चुका है। भारत अपने सैटेलाइट में आसमान को छू रहा है। आज गगन जैसे मिशन को लॉन्च कर रहा है। भारत अपनी नाविक प्रणाली को लॉन्च किया है, जिसे जीपीएस की जो अमेरिका का जीपीएस है उसके प्रति निर्भरता घट सके। अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे देश आज रोबोट के क्षेत्र में आसमान को छू रहे हैं। मानव की जो श्रम शक्ति थी उसमें मानव की श्रम शक्ति लगातार घटती जा रही है। विश्व को एक टेक्नोलॉजी का हब के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, ताकि आने वाले भविष्य में ताकि आने वाले भविष्य को एक सुदृढ़ टेक्नोलॉजी प्रदान किया जा सके और सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के द्वारा, तकनीक के द्वारा विश्व के लगभग सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने की बात चल रही है। फिर लिखो थोड़ा छोटा सा पॉजिटिव, अच्छा सा पॉजिटिव दिखाओ, थोड़ा सा नीचे आओ। ठीक है, नेक्स्ट। आज टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से एग्रीकल्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन के स्तर में अद्भुत चमत्कार किया जा रहा है, अद्भुत रिसर्च किया जा रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण में डिजिटल इंडिया जैसे कार्य, डिजिटल विश्व, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में आज एक अविकसित कंट्री भी अमेरिका जैसी कंट्री के साथ अमेरिका के एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है। आज ग्लोबलाइजेशन पहले मुट्ठी में थी, आज उंगली में आ चुकी है। ओके, टिक टिक उंगली में आ चुकी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज व्यापक और कठिन बीमारियों का भी इलाज ढूंढा जा रहा है। आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या के अनुसार से खाद्यान्न क्राइसिस हो सकता है, जिसका समाधान भी टेक्नोलॉजी से ही हो सकती है। ओके दोस्त, अब निगेटिव पक्ष में आ जाओ। जिस प्रकार से इसका पॉजिटिव रोल है उसी प्रकार से इसका निगेटिव रोल भी है। आज मशीन के चपेट में पूरी दुनिया आ चुकी है। श्रम शक्ति लगातार घटता जा रहा है। लोगों में मानसिक विकार की समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। गेम जैसी समस्याओं से लगातार युवा और बच्चे पीड़ित होते जा रहे हैं। निद्रा की समस्या होने लगी है। रातों में फ़ोन चलाने या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को चलाने की आदत पड़ गई है लोगों में जो मेहनत करने की क्षमता थी वो घट गई है। लोगों में जो एफिशिएंसी थी कार्यबल करने की वो घट गई है। लोगों में जो पर्यावरण में खेलने का आपसी लगाव, समुदाय के साथ लगाव, समय व्यतीत करने की जो क्षमता और गुण थी उसका ह्रास हो चुका है। इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का दूसरा पक्ष विनाश को भी दिखाता है, जहां मानव अपने परम कर्तव्य को भूल करके एक मशीन के साथ संलग्न है। इस प्रकार से मानव अपने दूसरे पक्ष से मानव अवनति की ओर जा रहा है। नीचे फिर लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो कि टेक्नोलॉजी आज के दृष्टिकोण में वास्तविक रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विश्व के साथ भारत जैसे कंट्री को चलना होगा, लेकिन इसके नेगेटिव पक्ष को दूर करने का समाधान किया जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ओके दोस्त, गुड। फिर आ जाओ मेरे भाई, फिर आ जाओ। 4 हमने कर लिया है, फिर आ जाओ। 1 मिनट यार, कितनी गर्मी कर रही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ दोस्त, फिफ्थ में आ जाओ। विश्व में जो आप बदलाव देखना चाहते हैं वो स्वयं में लाएं। कितनी बड़ी बात है कि जो चेंजिंग आप वर्ल्ड में देखना चाहते हो वो पहले खुद में लाओ, फिर बात करो कि भाई खुद तो गंदे हो, कह रहे हो स्वच्छ भारत कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है, ठीक है। खुद घर में गंदगी कह रहे हो, स्वच्छ भारत कार्यक्रम सफल नहीं होगा, पहले खुद की गंदगी हटाओ। तो कैसे लिखोगे? जो विश्व में पहले आप बदलाव देखना चाहते हैं उसे स्वयं में लाएं। फिर से इंट्रो। यह कथन गांधी जी का है। गांधी जी के अनुसार जो परिवर्तन आप विश्व में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले आप में घटित होनी चाहिए। फिर इंट्रो में लिखो, मानव का सबसे अच्छा गुण है कि उसमें सीखने की क्षमता होती है। प्रकृति ने उसमें सीखने की अद्भुत क्षमता दी है, इसीलिए वह उस अन्य प्राणियों से उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ है।
इंट्रो लिखो, नीचे आ जाओ, फिर लिखो, फिर लिखो। विश्व में हम प्राचीन काल के जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु थे, उन्होंने मानव के अनेक गुणों का विस्तार किया है। उनका भी मानना था कि सबसे पहला चेंजिंग एक मनुष्य में होना चाहिए। मनुष्य अपनी जो सीखने की क्षमता है, संस्कार है, वो अपने परिवार, समाज और शिक्षण संस्थानों से सीखता है। शिक्षण संस्थानों से सीखता है। मानव जन्म से मानव होता है, लेकिन मनुष्य बनने के लिए उसे कठोर तपस्या से गुजरना पड़ता है। शब्दों की जाल, भावनाओं की जाल को रखना है, लेकिन बहुत डीप वे में, समझे आप। मानव जन्म से मानव होता है, लेकिन उसे मनुष्य होने के लिए एक लंबा समय का संघर्ष करना पड़ता है। मानव जन्म से बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है उसे यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। ठीक है। मानव का सर्वश्रेष्ठ गुण होना चाहिए कि विश्व में क्या चल रहा है वो छोड़कर सबसे पहले मेरे अंदर क्या चल रहा है, स्वयं के भीतर क्या चल रही है, इसे जानना। जब एक मानव जान जाता है कि मेरी काबिलियत क्या है, तो वो अपने समाज के अकॉर्डिंग, समाज के अनुसार से ठीक से ढल पाता है। ना केवल इच्छा रखिए समाज से, विश्व से, बल्कि खुद से भी इच्छा रखिए कि मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। ना केवल लेने की क्षमता, बल्कि देने की भी गुण आप में एक मानव में होनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि विश्व में सारी घटनाएं घट रही है, आप चिंतित भी हैं, दुखी भी हैं, अब अकेला हैं, तो ये सोचते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी प्रयास, आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण ही उसमें एक सकारात्मकता ला सकती है और चेंजिंग ला सकती है, परिवर्तन ला सकती है। फिर आगे को लिखो, विवेकानंद, नेल्सन मंडेला, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन्होंने ना केवल सिचुएशन को देखा और सिचुएशन में डूबे रहे, बल्कि इन्होंने खुद से एकलौता, एकमात्र इकाई होने के एक व्यक्तियों ने अत्यधिक संघर्ष किया और अपने पॉजिटिव दृष्टिकोण से भारत तथा विश्व को एक नया मैसेज दिया। गांधी जी सत्य अहिंसा के सिद्धांत को उस वक्त रखे जब दुनिया में पूरा हिंसा की क्रांति चल रही थी, खून का लड़ाई चल रहा था, लेकिन वहाँ उस समय एक व्यक्ति ने प्रेम और अहिंसा की बीज को बो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो बाहर देना है, सबसे पहले खुद से शुरुआत किया जाए। जो बाहर में देखना चाहते हैं, जो विश्व देखना चाहते हैं, वो खुद में देखा जाए। ओके दोस्त, फिर नीचे आ जाओ, बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह से। फिर नीचे आ जाओ, फिर नीचे लिखो, बदलाव संसार की सृजनता है। कि जिस प्रकार से एक बीज स्वयं से अंकुरित होकर एक महान वृक्ष बन जाता है और अपने फल से अनेकों वृक्षों को जन्म दे सकता है, उसी प्रकार से एक मानव के अंदर उपजा विचार संसार में नया परिवर्तन ला सकता है। कितना अच्छा बात लिख रहे हो, हाँ? ठीक है, ये अब ये अंदर आपका डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ है। मेरे भावनाओं को सोचो और खुद से क्रिएट करने का ऐसा प्रयास करो। अनेकों फल का जन्म दे सकता है, उसी प्रकार से मानव के अंदर उपजा हुआ प्रेम संसार में खुशियाँ ला सकती है, एक बदलाव ला सकता है। इसीलिए एक मनुष्य का प्रयास करना चाहिए कि जिस वक्त मनुष्य का जन्म, उस व्यक्ति का जन्म हुआ, उससे ज़्यादा उस समय जिस व्यक्ति का जन्म हुआ उसकी क्या परिस्थिति है, उससे ज़्यादा अच्छा उसके मरते वक्त उसके द्वारा किया गया प्रयास होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति को जो विश्व से आकांक्षा है उसे पहले खुद से योगदान करना चाहिए। आपने कंक्लूजन लिख दिया। तो ऐसे लिखोगे तो एग्जामिनर 50, 60, 55 साल का वो भी चक्का खा जाएगा, वो भी चकमक हो जाएगा कि यार मतलब कि एक मुझे ही जीने का प्रेरणा दे गया है बंदा ने, एक बालक ने मुझे ही कुछ सिखा गया यार, मतलब छू गया मेरे दिल को। ऐसे वैसे कहानी लिख के चला गया, क्या मिलेगा उसका नंबर? चलो कोई लिखने के 15-20 नंबर दे दिया, लेकिन आपने छू के निकल जा रहे हो किसी को। ठीक है, कि मतलब मनुष्य का गुण होता है कि जन्म से कुछ भी बोल जाए, लेकिन क्या बोलना है उसे पूरा जीवन लग जाता है। एक फल जिस प्रकार से मतलब अनेकों फल को जन्म दे सकता है, अपने अंदर उपजाऊ विचार आपकी दुनिया में क्रांति ला सकती है, सुंदरता, प्रेम ला सकता है। तो छू गया ना किसी को, तो आपको नंबर कितना देगा? मतलब आपके अंदर डेप्थ है, आपके अंदर ज्ञान है, समझे आप। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण पर तो कोई भी लिख देगा। आज का टॉपिक भी हॉट है, भारत में काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है
बताओ जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों ज़रूरी है, या फिर जनसंख्या नियंत्रण कितना आवश्यक है। तो लिखो, किसी भी देश की जनसंख्या उसकी मजबूती को दिखाता है। ऐसे लिखो, किसी भी देश की जनसंख्या उसकी मजबूती को दिखाता है। जनसंख्या होने का आशय है उस राष्ट्र में उन्नति करने का और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। फिर लिखो, लेकिन अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यधिक घातक और चिंता का विषय है। ठीक है दोस्त, नीचे आ जाओ, नीचे लिखो, हाँ नीचे आ जाओ। लिखो, भारत जैसे कंट्री में लगभग, ऐसे लिखो, विश्व में लगभग आज 7 अरब की आबादी हो चुकी है। आज विश्व भी इस दौर से चिंतित है कि आने वाली आबादी का क्या होगा। लगातार संसाधन घटते जा रही है, रहने का परिवेश घटता जा रहा है, वाटर क्राइसिस, एयर क्राइसिस, इकोलॉजिकल क्राइसिस लगातार बढ़ते जा रही है। लगातार वही मतलब जल प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण और पर्यावरण की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। भारत जैसे कंट्री में आज लगभग चीन को पीछे छोड़ते हुए लगभग 2030 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की पहली अधिक आबादी वाली कंट्री देश बनने जा रही है। भारत के सामने आज लगभग 25 से 30 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। भारत में सबसे अधिक भूखे लोगों की संख्या है, भूखे रहने वाले लोगों की संख्या है। भारत अपने चिंता के दौर से गुजर रहा है। कई राज्यों में भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि से अत्यधिक वृद्धि है। भारत सरकार लगातार चिंतित है कि इसे किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। जनसंख्या बढ़ने से अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म होता है, संसाधनों का ह्रास होता है। लगातार एक व्यक्ति अत्यधिक संसाधनों का दोहन करना चाहता है, मानव की प्रवृत्ति होती है कि अधिक से सुख को कंज्यूम किया जाए। और भारत जैसे राष्ट्रों में जिस प्रकार से विषमता बढ़ी है, जिस प्रकार से विषमता अत्यधिक बढ़ी है, ठीक है, अत्यधिक बढ़ी है, एक तरफ कहीं गरीबी की खाई, दूसरा तरफ अमीरी की मंजिल खड़ी हो गई है। आने वाले समय में इस जनसंख्या के कारण सामाजिक टकराव उत्पन्न हो सकता है। ये किसी भी राष्ट्र के लिए, कि भारत जैसे राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसे नौकरी, पैसे, उसे रहने की सुविधा, खाद्यान्न संकट, अनेकों समस्याएं सामने उभर कर आ रही है। और आज भारत में आज क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, आरक्षण जैसे अनेक मुद्दाएं इसलिए उभर रही है ताकि भारत की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ चुकी है। समझ रहे आप, अत्यधिक बढ़ चुकी है। तो फिर आप नीचे लिखो, जनसंख्या में भारत में लगभग आज 65% से अधिक युवा हैं। और किसी भी युवा की महत्वाकांक्षा होती है कि अपने जीवन के दौर में सबसे सुंदर समय में कुछ अच्छा कर जाएं, लेकिन उनके सामने ये इतनी प्रकार की चुनौतियां और कुछ ना मिल पाना उन्हें अवसाद और गलत दिशा में धकेल सकती है, जो एक राष्ट्र के लिए घातक होगा। कहते हैं ना कि जो यूथ अपने देश के स्तंभ है, वही बॉम्ब भी बन सकता है। अगर उसे अवसर नहीं मिला तो देश के लिए चुनौती बन जाएगा। ठीक है, अब पढ़ा लिखा युवक तो और भी अधिक, तो ऐसा भी लिखो आप, ठीक है, कि भारत में साक्षर युवाओं की संख्या अधिक है। और एक भूखा पेट और लाचार साक्षर इंसान किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है। ठीक है दोस्त, अत्यधिक खतरनाक होता है। फिर लिखो, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पॉपुलेशन को घटाया जाए। हमारे दो कई एक राज्यों ने पंचायत तथा अनेक जगह पर नौकरी पेशे में हमारे दो की नीतियों को लागू कर रही है। और आने वाले समय में भारत सरकार जल्द से जल्द इस नीति को लागू कर सकती है। जनसंख्या बढ़ना एक मानवीय आपदा है, जिसे रोकना सरकार तथा समुदाय और सभी व्यक्तियों की कर्तव्य निष्ठा के साथ आगे जारी रखना चाहिए या फिर लागू किया जाना चाहिए। ऐसा लिखा आपने। ठीक है दोस्त, समझ गए ना आप कैसे हैंडल करना है, धोखा नहीं खाना है। ऐसे वैसे करके शब्दों के जाल में बूंद दिए, पता चला कि भाई जो करना था कुछ, कर गए कुछ, चले कहाँ से पहुँच गए कहाँ।
किसी को हराना आसान है लेकिन जीतना मुश्किल। कितना अच्छा टॉपिक है ना। किसी को हराना आसान है लेकिन जीतना मुश्किल। लिखो, इंट्रो कैसे लिखोगे? कोई भी प्राणी किसी भी दूसरे प्राणी को ताकत, छल, बल के आधार पर हरा सकता है, लेकिन जीतने का आशय है कि वह प्राणी उसके प्रति समर्पण, प्रेम, अहिंसा, मानवीय कल्याण, ठीक, मानवीय कल्याण जैसे गुणों का उसके हृदय में होने से है। मतलब हरा तो सकता है केवल छल, बल, ताकत से, लेकिन किसी को जीतना है तो प्रेम, समर्पण, सहिष्णुता, मानव का करुणा की पवित्रता को उसके हृदय में संजोना को दिखाता है। मानव अगर नफरत कर सकता है तो प्रेम भी कर सकता है, और प्रेम का रास्ता और भी सरल है, जैसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। इंट्रो से ही नंबर दे देगा आपको एग्जामिनर, ठीक है, आगे पढ़ेगा भी नहीं। ऐसा लिखा, फिर आगे लिखो, किसी को जीतना आसान है, किसी को हराना आसान है, जीतना मुश्किल। ओके दोस्त, लिखो, भारत जैसे देश में संस्कृति की गंगा बहती है। भारत पर ही लिख दो इस ऐसे को। भारत जैसी देश में संस्कृति की गंगा बहती है। संस्कृति की गंगा बहती है। यहाँ हर मनुष्य में सिखाया जाता है प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसका अर्थ है कि सबसे पहला मानव कल्याण। मानव की जीतने की संस्कृति बचपन से सिखाई जाती है। जीतना वह कला है, मानव को जीतने की ये वह कला है जो किसी उस व्यक्ति के संस्कृति, संस्कार, शिक्षा, समर्पण को दिखाता है। किसी को जीतना आसान है। फिर आगे लिखो इसे, फिर आगे कैसे हैंडल करोगे? जीतने की प्रवृत्ति, किसी को जीतने की प्रवृत्ति मानव के हृदय से उत्पन्न होती है। मस्तिष्क से छल, बल, कपट उत्पन्न हो सकता है, लेकिन हृदय से जीतने का आशय है कि उस व्यक्ति को मानवीय करुणा, दया का आभास कराना। उसने अपने बंधु की तरह व्यवहार करना। फिर आगे जाओ, आप गीता को भी कोट कर दो। गीता है, भारत की जो महान पवित्र ग्रंथ गीता है, वो पांडवों और कौरवों से हालांकि संघर्ष की कहानी है, लेकिन कौरवों के प्रति किस प्रकार से प्रेम है, पांडवों में किस प्रकार से प्रेम है, और आखिरी सांस तक संघर्ष ना होना, ये भी प्रेम है। भगवान कृष्ण जैसे महान योद्धा ने वहाँ अनेकों संदेश दिए हैं कि एक मानव को जीतने का आशय है कि आप में तटस्थता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मानव को ये जानना चाहिए कि कोई भी मनुष्य इस धरती पर मरणशील है, क्षणिक है, हर कुछ इस धरती पर क्षणिक है। जैसा विवेकानंद कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, और हर कुछ चेंज हो जाएगा, हर कुछ परिवर्तित हो जाएगा, हर कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर से एक समाज का नया रूप सामने आएगा। मानव कुछ समय के लिए है, अपनी भूमिका को अदा करनी चाहिए, और वह अपने कुछ समय के बाद वो पुनः धरती को छोड़कर चला जाता है, कोई भी हर प्राणी। इसलिए प्राणी को एक दूसरों के लिए मदद, प्रेम जागृत करने की इच्छा, प्रेम बांटने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी अर्जित करके रख नहीं सकता, और वह कभी भी अस्थायी नहीं है, और वह कभी भी एक रूप में नहीं है। वह हमेशा ह्रास होते चला जाएगा, और एक समय वो इस धरा से वो इस वसुंधरा को छोड़कर चला जाएगा। मानव में जो जीतने की प्रेरणा आती है, मानव को जीतने की प्रेरणा उसकी संस्कार, सद्बुद्धि और करुणा से आती है। फिर नीचे लिखो कि यह वह गुण है जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। एक कोट लिख दो, ठीक है, कि जिसमें गति है वह वृक्ष है। नीचे लिख दो, जिसमें गति है वह वृक्ष है। जिसमें गति है वो वृक्ष है। जिसमें गति भी है और उन्नति भी है। जिसमें जान है वो वृक्ष है। जिसमें जान और गति दोनों है वो
वो जानवर है, लेकिन जिसमें जान, गति और प्रगति तीनों है, जान, गति और प्रगति तीनों वह मनुष्य है। इसलिए मनुष्य को हमेशा अपनी प्रेम को बांटना चाहिए, समर्पण को बांटना चाहिए, और जो चीज़ बांटते हैं वही चीज़ आपको बदले मिलती है। दैट्स ऑल। ठीक है दोस्त, 7 टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट 1 टॉपिक रिमेनिंग, कंप्लीट इट। इसे कैसे हैंडल करोगे? एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। अब इस छोटा सा टॉपिक आ गया, एक अच्छे नागरिक कर्तव्य, ऐसे लिख के चले जाओगे जैसे कि लोग गाय और बैल पर लिख के चले आते हैं, तो आपको भी नंबर गाय बैल की तरह मिल जाएगा। लेकिन आप एक सुपर वे में लिखते हो दोस्त, तो सुपर वे में नंबर मिलेगा। सुपर वे में लिखने के लिए आपका डेप्थ, आपका दृष्टिकोण बहुत डीप होना चाहिए। अगर डीप नहीं है तो नंबर भी सेलो हो जाएगा। ठीक है, तो आप डीप जाना चाहते हैं तो भावनाओं को डीप ले जाइए। भावनाएं तभी डीप जाएंगी जब आपके ज्ञान डीप रहेगा। तो कुछ सीखते हैं, फिर आगे आप अप्लाई कीजिएगा इसी प्रकार से। एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य लिखो। नागरिक वह यूनिट है, नागरिक वह इकाई है जिसके कंधों पर राष्ट्र का भार होता है। कोई भी राष्ट्र तभी संपन्न और सुदृढ़ हो सकता है जब वहाँ के नागरिक संपन्न और सुदृढ़ हो। नागरिक अपने देश का प्रतिनिधित्व, नागरिक अपने देश का एक तरह का प्रतिनिधि होता है। वह अपने देश की, अपनी संस्कृति की झलक को प्रदान करता है। अपनी संस्कृति की, अपनी राष्ट्र की मिट्टी की झलकता को दिखाता है। समझ रहे हैं आप? हम कहीं भारत में, अभी जैसे ये मैं इंट्रो लिख दिया, मैं बता रहा हूँ कि मैं भारतीय हूँ, मैं गया अमेरिका, कोई व्यक्ति मिला, हाय जॉन कैसे हो दोस्त, मैं मिलते ही उसके तुरंत दोस्त हो गया। भारतीयों का तो ये नेचर है, मिलते ही दोस्त हो गए। तो क्या रिप्रेजेंट करता है यार? भारत के लोग बहुत ही मिलनसार हैं, मिले नहीं कि दोस्त बन गए। ठीक है, चलो दोस्त खा लेता हूँ, यू कम हेयर एंड यू ईट समोसा, जलेबी समोसा खिला दिए उसको, भी खुश हो गया, क्या बात है, यू कम इन माई होम। वो भी मुझे इन्वाइट किया कि यू कम इन माई होम, तो चले गए। तो क्या ये क्या दिखाता है? हमारा कल्चर कितना डीप है, कितना मिलनसार है यार, तुरंत किसी को जीत लेना। ठीक है, विवेकानंद जी गए शिकागो में तो तुरंत जीत लिए लोगों को। वो क्या दिखाता है कि भाई इस जिस कल्चर से, जिस मिट्टी से उठ के आया ना, उसमें बहुत भयानक अट्रैक्शन है भारतीयों के अंदर। ठीक है, किसी भी चलते चलते रास्ते में एक रेलवे, एरोप्लेन, कहीं भी किसी को दोस्त बना लेगा। अमेरिकन गए, इंडियन जाते हैं विदेश, तुरंत शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इतना ये अंदर जाने की समस्या होती है, ये अंदर जाने की इतना मतलब कि संस्कृति का पार्ट रहा है भारतीयों का, कि किसी के अंदर भी, दिल के अंदर तुरंत घुस जाएंगे, कोई बात नहीं, हाँ कोई मुसीबत भी है तो चलो मैं डील कर देता हूँ। तो इससे क्या लगता है यार, तो अपना बंदा है। तो यही बात है कि एक नागरिक जो होता है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने कंट्री का। वो दिखता है, झलक दिखाता है भाई कैसा दृष्टिकोण है। अब गलत कंट्री से आएगा तो उसे दिख जाएगा कि भाई इसमें क्या नौटंकी है। ठीक है, तो एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य, आपने इंट्रो लिखा, फिर लिखो नागरिक अपने, नागरिक वह मूल इकाई है, नागरिक वह मूल इकाई है जो अपने देश की सत्ता को चलाने में भूमिका निभाता है, और सत्ता में क्या परिवर्तन हो रही है, किस प्रकार से मजबूती प्रदान किया जा रहा है, इन सभी भावनाओं, इन सभी चीज़ों को वो देखता है। एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपनी राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उन्नति में अत्यधिक योगदान करे। ना केवल अधिकार की बात करे, बल्कि अपनी कर्तव्य बोध को भी दिखाए। भारत के संविधान आर्टिकल 51 के ए में इसका उल्लेख किया गया है कि एक नागरिक का क्या, भारत के नागरिक क्या कर्तव्य है। तो 2-4 लिख दो। भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुषों को हृदय में संजोना, पर्यावरण की रक्षा, महिलाओं के प्रति आपका उचित दृष्टिकोण, प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों के प्रति आपका विशेष अधिकार, कर्तव्य। ठीक है, अपने नेशनल फ्लैग इत्यादि को महत्व और इज्जत देने की बात की गई है। भारत की जो कोई भी नागरिक अगर अत्यधिक ताकतवर और शिक्षित, स्वस्थ होगा तो उस राष्ट्र की प्रगति भी इतनी ऊंचाई तक जाएगी। एक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि हमेशा अपनी राष्ट्र को उत्कृष्टता की ओर ले जाए। जो परिवर्तन विश्व में हो रही है उसे अपने देश में घटित करवाने की संभावनाओं को ढूंढता हो। उसके पास एक साइंटिफिक नज़रिया होना चाहिए, और उसका परम उद्देश्य यही एक नागरिक का परम उद्देश्य होना चाहिए कि अपने समाज और राष्ट्र में
समाज और राष्ट्र को एक नज़रिया प्रदान करे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। इस प्रकार से इजराइल और रसिया अमेरिका की उन्नति हो रही है, इतनी उन्नति इसलिए हो रही है ताकि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक परिपक्व हैं, वहाँ हर कुछ समझते हैं, जानते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। भारत वहाँ पर ना केवल सरकारें बल्कि कई एक बड़े बड़े यूनिट्स, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा केंद्र, टेक्नोलॉजी केंद्र, रिसर्च केंद्र एक निजी व्यक्ति को होता है, उसका योगदान होता है अपने राष्ट्र में। इसी प्रकार से भारत में भी, भारत के नागरिकों को भी इतनी दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें भावना होनी चाहिए कि राष्ट्र को एक मजबूत आधार दे सके, अपने कर्तव्य, अपने अधिकार बोध से हटकर कर्तव्य बोध को दिखाना चाहिए। ठीक है, फिर नीचे लिखो कि किसी शायर ने कहा है कि आप अगर कर्तव्य की बात करते हैं तो इससे पहले अधिकार की बात कीजिए। आपके राष्ट्र ने आपको क्या दिया है, इससे पहले ये सोचिए कि हम अपने राष्ट्र को क्या दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपने ये लिखा है दोस्त इंट्रो, एक कंक्लूजन लिखा, और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो। ठीक है, एक अच्छा राष्ट्र जो नागरिक होता है वो देश का सिपाही होता है। संविधान B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि एक अच्छा संविधान भी तभी पालन हो सकता है जब वहाँ के निवासी इस संविधान को मानने वाला हो, ना केवल कानून से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आदमी में पवित्रता ना हो कानून चलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं आप। तो फिर यही सब लिखो आप। ठीक है, लिखो एक नागरिक का वही संबंध है जो एक माता और पुत्र का रिश्ता होता है, वही एक नागरिक और देश का संबंध होता है। ठीक है, इसीलिए इसी संकल्पना को देखते हुए भारत की धरती को माँ और यहाँ के रहने वाले निवासियों को उसके पुत्र को तौर पर देखा गया है। क्या नंबर मिलेगा यार, ये छोटे से बात लिख दो आप। ठीक है, एक शरणार्थी से, फिर नीचे लिखो आप, अगर अच्छा और नंबर चाहिए तो, एक शरणार्थी से पूछो कि राष्ट्र की कीमत क्या होती है। एक शरणार्थी से पूछो कि राष्ट्र की कीमत क्या होती है जब हाथ में फूटी कौड़ी ना हो तो विदेश का परिदृश्य क्या होता है। विदेश चला जाता है ना एक शरणार्थी, तो पैसा भी नहीं होते हैं, तो सोचो उस वक्त उसके दिल में एक कुत्ते से भी ज़्यादा बदतर स्थिति होती है। अपने देश में क्या है, बहुत सारे चीज़ों को जानता है, संभावना ढूंढ लेगा, लेकिन विदेश में क्या। ठीक है, स्पेन वगैरह के सारे समस्याओं को आपने देखा होगा, जिस प्रकार से टर्की से लोग भाग भाग के स्पेन तरफ गए, जर्मनी से गए, मेडिटेरियन सी जो भूमध्य सागर है उसके किनारे किनारे कैसे लोग मर के पड़े हुए थे, बच्चा भी मर के पड़ा हुआ था। तो ये दिखाता है दोस्त कि एक राष्ट्र का होना कितना ज़रूरी है, और इसीलिए एक नागरिक के तौर पर आपकी क्या कर्तव्य होनी चाहिए, ये परम कर्तव्य है। ठीक है, आपने इस प्रकार से लिखो, वो धरती पर लिखना है, इस प्रकार से माता पुत्र का रिश्ता होता है, उसी प्रकार से एक किसी भी राष्ट्र में एक नागरिक और देश का संबंध होता है। इसीलिए भारत माता और यहाँ के रहने वाले लोगों को पुत्र कहा जाता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। आज टॉपिक डिस्कस किया, कैसे लिखना है, कैसे भावनाओं को फिल करना है, भावनाएं कहाँ से आनी चाहिए आपके अंदर, आप में थोड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए। चिंतन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आ जाएगा। अधिक से अधिक कंटेंट को लिखिए, पढ़िए और ऐसा लिखने का प्रयास कीजिए। शब्दों की जाल मत बुनिए, बेकार की लाइन मत लिखिए, नहीं तो नंबर भी बेकार कर दे देगा। बहुत डीप लिखेंगे, छू के चले जाएंगे किसी को तो भी आपको नंबर ऐसा देगा कि दिल आपका भी मतलब खुश हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब करना। आप सभी का कल्याण हो, आपकी सफलता हमारी सफलता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।